नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलकांत। साथियों, विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं और इसी संदर्भ में हम आपको काफी खबरें दिखाते हैं। खबरों के अंदर की खबरें भी दिखाते हैं, पार्टियों के अंदर भी खबरें, पार्टियों के अंदर की खबरें भी आपको दिखाते हैं। आपको हम अलग अलग जगह से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन प्रत्याशी लड़ने को तैयार हैं, इस बारे में भी बताते हैं। आज हम गोहाना सीट की चर्चा करेंगे कि वहां कौन कौन प्रत्याशी लड़ने को तैयार है। दोनों ही पार्टियों में इस समय काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं लड़ने के लिए अपना जोर लगा रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं। इस बारे में कौन कौन लोग आगे हैं और किसकी क्या स्थिति है, पूरी चर्चा करेंगे आज हम गोहाना सीट की। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोगेंद्र कथुरिया जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और सर्वेक्षण भी जानते हैं, सर्वेक्षण भी करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जोगेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कमलकांत सर। आज हम गोहाना विधानसभा जो सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा है, इसके एक और बड़ौदा विधानसभा, दूसरी ओर रोहतक जिले की किलोई विधानसभा लगती है और तीसरी ओर यदि हम बात करें तो रोहतक जिले की सीमाएं लगती हैं गोहाना विधानसभा को। यदि हम गोहाना विधानसभा की बात करें तो ओवरऑल तो ये नॉन जाट बाहुल्य सीट है। यहाँ जो जाट मतदाताओं की संख्या है कंपैरेटिवली नॉन जाट मतदाताओं से कम है, परंतु यहाँ अधिकतर अब पिछले कई वर्षों से जो विधायक चुना जाता है वो जाट समाज से चुना जाता है। आप पिछली कई इलेक्शंस उठा लीजिए, अब जगबीर मलिक जी लगातार यहां से विधायक बनते आ रहे हैं। अब गोहाना को जो सोनीपत लोकसभा और रोहतक लोकसभा हुड्डा का जो गृह क्षेत्र है, इन्हें मजबूत गढ़ माना जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। परंतु पिछले कुछ चुनावों में जो जगबीर सिंह मलिक काफी कम मार्जिन से ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2019 का जो चुनाव वो तिकोना हो गया था, इसलिए जगबीर सिंह मलिक जो एलएसपी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी, जो कभी भाजपा के सांसद भी होते थे कुरुक्षेत्र से, उन्हें नॉमिनल से मार्जिन से चुनाव में मात देने में कामयाब हुए। इसी प्रकार 2014 में यहाँ पर भाजपा ने नॉन जाट चेहरे के तौर पर रामचंद्र जांगड़ा को चुनावी मैदान में उतारा था। यहाँ पर जगबीर मलिक कृष्ण चंद्र बांगड़ को चुनाव मैदान में हराकर विधायक बने थे। पुराने समय में कभी गोहाना जो विधानसभा सीट है ये इनेलो का गढ़ रही है। आज यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता है और अभी भी मुझे कांग्रेस और भाजपा के बीच ही सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। यदि एलएसपी की ओर से गोहाना से कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं आता तो यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा। मुझे एलएसपी की जो आप बात कर रहे हैं वो राजकुमार सैनी की पार्टी में की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो पिछली एलएसपी बार तो शामिल हो राजकुमार गई, सैनी कांग्रेस में शामिल होगी। इस बार तो कांग्रेस में वो शामिल हो गए ना बिल्कुल राजकुमार सैनी। शामिल नहीं हुए हैं, विलय नहीं किया है उन्होंने अपनी पार्टी का, केवल इंडिया अलायंस में शामिल हुए थे। तो इंडिया अलायंस में शामिल होकर यदि राजकुमार सैनी की पार्टी गोहाना पर अपना दावा जता देती है तो क्या कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? क्या ये सीट एलएसपी के लिए छोड़ेगी कांग्रेस, या फिर कांग्रेस अपने लगातार जो विधायक बनते आ रहे हैं जगबीर सिंह मलिक, उन पर फिर दांव खेलेगी? या किसी नए चेहरे जैसे अनूप मलिक या फिर और भी कई चेहरे कांग्रेस की ओर से भी यहाँ दावा जता रहे हैं। इसी प्रकार भाजपा की ओर से यहाँ पर अरविंद कुमार शर्मा, तीरथ राणा और मैं तीसरे चेहरे की ओर बात बता रहा हूं, लगातार बड़ौदा से
2 बार चुनाव मैदान में पटकनी खा चुके योगेश्वर दत्त जो ओलंपियन रेसलर है, जो सोनीपत की लोकसभा की टिकट भी मांग रहे थे, अब गोहाना विधानसभा सीट पर अपना दावा जता रहे हैं और गोहाना से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। भाजपा भी इस बार किसी नौनजाट चेहरे पर दांव खेलना चाहती है, जिसमें रोहतक लोकसभा से चुनाव मैदान में हारे अरविंद कुमार शर्मा और बड़ौदा से 2 बार चुनाव हार चुके योगेश्वर दत्त, इनमें से किसी एक पर दांव खेल सकती है, क्योंकि यहाँ पुराने समय में लगातार कई बार रामधारी गौड़ विधायक बनते आए हैं, जो कि ब्राह्मण समाज से थे। अभी भी भाजपा दोबारा ब्राह्मण समाज के चेहरे को चुनाव मैदान में उतारकर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलना चाहती है। जी, तो आपको मजबूत कौन लगता है? कांग्रेस में अधिक मजबूत कौन है और बीजेपी में कौन है? और जहां तक एलएसपी की आपने बात की, एलएसपी को पिछली बार भी वादा किया गया था कि उनको सोनीपत सीट से राजकुमार सैनी को लड़ाया जा सकता है लोकसभा चुनाव के दौरान। ऐसा उनके लोगों ने ही बताया, खुद राजकुमार सैनी ने बताया, लेकिन उनको कोई टिकट नहीं दिया गया और इस बार भी उनको लटकाया जा सकता है, इस बार भी उनको झुंझुना दिखाया जा मुझे सकता है। गोहाना सीट मुझे गोहाना सीट पर राजकुमार सैनी कांग्रेस अपनी सीट छोड़ दे, इसकी संभावनाएं बिल्कुल कम लगती हैं। यदि राजकुमार सैनी को चुनाव मैदान में उतारा भी जाएगा, तो कुरुक्षेत्र या अंबाला लोकसभा के अंतर्गत आने वाली किसी विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जी, तो बीजेपी में आपको सबसे, अगर ये दोनों चेहरे आते हैं अरविंद शर्मा का और योगेश्वर दत्त का, मजबूत कौन लगता है? सर, बीजेपी में मुझे 3 चेहरे, यदि जाट चेहरे पर दांव खेलना हुआ यदि भाजपा को, तो तीरथ राणा जो पिछली बार अच्छे खासे मत प्राप्त किए थे और टक्कर में आ गए थे, नया चेहरा थे, फिर भी उन्होंने मजबूत टक्कर दी थी, अच्छे खासे वोट प्राप्त किए थे, तीरथ राणा पर दांव खेला जा सकता है। हाँ, भाजपा यदि पंजाबी चेहरे पर दांव खेलना चाहेगी, तो यहाँ पर जो उनकी नगर परिषद की चेयरपर्सन है रजनी विरमानी, उनके पति इंद्रजीत विरमानी या फिर उनके जेठ गुलशन विरमानी पर भी दांव खेला जा सकता है। यदि महिला चेहरे पर दांव खेलना हुआ, तो रजनी विरमानी को यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया जा सकता है। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो विरमानी परिवार है, ये आरएसएस विचारधारा से जुड़ा पुराना भाजपाई परिवार है और मनोहर लाल खट्टर का चहीता परिवार है। जी, तो अभी की जो स्थिति है उसके अनुसार 5-6 कैंडिडेट बीजेपी के जो हैं, बीजेपी की लिस्ट में प्रयास कर रहे हैं। अब उसमें किसका जो है वो हाथ लग जाती है सीट, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद शर्मा को अगर इस सीट पर एडजस्ट नहीं किया जाता है, तो किसी और सीट पर एडजस्ट किया जा सकता है? क्योंकि एक बड़ा नाम देखिए, है, ब्राह्मण चेहरा है। अरविंद शर्मा के लिए 3 सीटें भाजपा ने मार्क की हैं। एक तो रोहतक की लोकसभा के अंतर्गत आने वाली बहादुरगढ़ सीट, बादली विधानसभा सीट, इसके बाद गोहाना विधानसभा सीट और समालखा, क्योंकि वो करनाल से सांसद रहे हैं और समालखा में उनके पास अच्छी खासी टीम थी। पिछली बार भी वहां पर ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला गया था शशिकांत कौशिक पर, और थोड़े से ही मार्जिन से शशिकांत कौशिक धर्म सिंह छोकर से चुनावी मैदान में मात खा गए थे। तो ये 3 से 4 सीटें हैं जिनमें से किसी एक पर अरविंद कुमार शर्मा को जरूर चुनाव मैदान में उतारा जाएगा विधानसभा में। तो पार्टी ने ये तय कर लिया है कि अरविंद शर्मा को जो है वो लड़वाना ही लड़वाना है। देखो, मुझे ज्यादा संभावनाएं उनकी गोहाना विधानसभा से ही लड़ने की दिखती हैं, क्योंकि भाजपा ने इस बार मोहनलाल बडोली पर दांव खेल कर देख लिया। भाजपा वापिस रमेश कौशिक पर नहीं जाना चाहेगी, तो भाजपा को सोनीपत लोकसभा में मजबूत ब्राह्मण चेहरा चाहिए। अरविंद कुमार शर्मा लोकसभा सांसद रह चुके हैं सोनीपत के, तो भविष्य में 2029 की रणनीति को देखते हुए
अरविंद कुमार शर्मा को सोनीपत की किसी विधानसभा सीट और ज्यादा संभावनाएं गोहाना पर ही बनती हैं। गोहाना से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जी, अब कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस में आपको क्या लगता है, किसका जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं का ही टिकट रिपीट होगा या उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है? देखिए, जगबीर मलिक वैसे तो काफी उम्रदराज हैं, परंतु काफी अनुभवशील है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही करीबी हैं। परंतु वे अपने बेटे गौरव मलिक को प्रमोट करना चाहते हैं। यदि गौरव मलिक को प्रमोट करने में कहीं कांग्रेस कह रही है कि हम सर्वे करवाएंगे, यदि सर्वे में कहीं गौरव मलिक फिट नहीं बैठते तो कांग्रेस दो और युवा चेहरों अनूप मलिक, जिन्हें दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत ही करीबी माना जाता है, और दिव्यांशु बुधिराजा, जिनका गृह क्षेत्र गोहाना ही है और अभी करनाल से लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, उन पर भी दांव खेला जा सकता है। यदि जाट प्रत्याशी पर ही दांव खेलना हुआ, अनुभवी प्रत्याशी पर दांव खेलना हुआ, तो यहाँ पर डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल, जो पिछले काफी वर्षों से गोहाना में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं और जगबीर सिंह मलिक के बिल्कुल साथ लगता घर है, डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल पर भी कांग्रेस दांव खेल सकती है। जी, तो कांग्रेस के पास भी काफी चेहरे हैं, काफी लोग वहाँ उम्मीदवारी अपनी जताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अब सीट की बात करें कि इस सीट पर आपको आज के दिन जो समीकरण है, कौन पार्टी कितनी आगे नजर आती है, या कैंडिडेट के आधार पर ही चुनाव होगा? अगर दोनों तरफ से मजबूत देखो जी, कैंडिडेट आ जाते हैं। गोहाना विधानसभा का चुनाव कैंडिडेट के आधार पर होता है। लोकसभा में अंतिम समय तक हम ये मानकर चलते थे, चाहे लीड 5,000 की आए, यहाँ भाजपा आगे रहेगी, परंतु जब चुनाव परिणाम आए तो यहाँ पर कांग्रेस आगे रही, क्योंकि एक जो नॉन जाट वोट्स हैं उनकी पोलिंग परसेंटेज कम रहता है और फिर नॉन जाट वोट डिवाइड हो जाता है। जाट मतदाता का वोट एक मुश्त होकर कांग्रेस की झोली में गया। यही कारण रहा कि कांग्रेस गोहाना विधानसभा से भी बढ़त लेते हुए निकली और यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी सोनीपत के सांसद बन पाए। उसमें गोहाना का भी अहम रोल रहा। यदि यहाँ नॉन जाट कम्युनिटी का वोट डिवाइड नहीं हुआ तो यहाँ भाजपा के जीतने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। यदि नॉन जाट कम्युनिटी का वोट दो भागों में बट जाता है तो यहाँ पर कांग्रेस की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। जी, तो दर्शकों, आपको पूरा गोहाना विधानसभा सीट का ब्यौरा मिल गया होगा कि किस तरह से वहां अभी स्थिति है। काफी कैंडिडेट्स हैं, बीजेपी की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग और जाने माने चेहरे हैं। दो तो जाने माने चेहरे बीजेपी की तरफ से हैं, अरविंद शर्मा एक नामी चेहरा है और दूसरी तरफ योगेश्वर दत्त भी एक नामी चेहरा है। कांग्रेस अपने मतदाता की वजह से यहाँ से आगे निकलती रही है। तो क्या समीकरण बनते हैं कि धीरे धीरे चुनावों के दौरान देखना होगा कैंडिडेट कौन आता है, उसके आधार पर इस सीट का फैसला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र जी। फिर आपसे मुलाकात करते हैं, फिर एक नई सीट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। थैंक यू। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।